हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फ्रेंड्स 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम्स पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। बैक टू बैक सिंस 2020 द वर्ल्ड इज विटनेसिंग क्राइसिस टू क्राइसिस। सबसे पहले इट स्टार्टेड विथ द coronavirus, then happened Russia-Ukraine war, then happened proxy war between Israel and Iran, and now a nasty direct war between Israel and America with Iran. Or 2027, you already know it's going to be the greatest war of all the war. It is between China and Taiwan. सो एक तरीके का अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर दिखते हुए नजर आ रहा है। इस साल इकोनॉमिक सर्वे ने भी अपने पूरे चैप्टर्स में ये डिस्कस किया है दैट इंडिया को विकसित भारत बनना एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम से होकर गुजरना होगा। व्हेन चाइना वाज ग्रोइंग इट वाज फेसिंग अ वंडरफुल वर्ल्ड, बहुत ही पीसफुल वर्ल्ड था। लेकिन आज जब भारत ग्रो कर रहा है तो एक तो हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान जैसे फेल्ड कंट्री है, वहां से चैलेंज तो हमेशा से रहा है। बट आज ग्लोबली मल्टीलैटरलिज्म, सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आपने देखा कैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सभी कंट्रीज कितने शांति से ग्रो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट आएगी। और भले उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग थी, लेकिन आज जिस तरीके से हालात चेंज हुई है, खासकर जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी वाइज, अब दुबई, यूएई या सऊदी अरेबिया, दीज कंट्री विल नेवर एवर बी सेफ हेवन। जिस तरीके से वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप गया, कैपिटल गया, इमिग्रेंट्स गए, अब क्या वापस से वो चीज कभी आ पाएगा, ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है। इसलिए एक बात तो क्लियर है दैट इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी जगह, लेकिन आज अगर आप अपने इकोनॉमी को शील्ड नहीं करेंगे, रेजिलियंट नहीं रखेंगे, एक्सटर्नल शॉक्स के अगेंस्ट प्रूफ नहीं रखेंगे कि अगर कल को एक्सटर्नल शॉक्स आती है तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर मिनिमल इंपैक्ट होगा, देन कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल बेसिस पे लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है। इसलिए आज भारत को अपने नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी को, एग्रीकल्चर में भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को होना जरूरी है। वहां पर भी आज जिस तरीके की टेक वॉरफेयर चल रही है, उससे भी हमें रेजिलियंट रखना होगा और सभी को अपना अपना काम करना पड़ेगा। एज अ सिटीजन ऑल्सो वी शुड बी टेकिंग प्राइड इन समथिंग विच इज लोकल, विच प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज वोकल फॉर लोकल। वैसा ही कुछ आरबीआई भी करते हुए नजर आ रही है। और आरबीआई बहुत ही साइलेंटली, मतलब बहुत ही धीरे धीरे, बिना कोई लाइमलाइट में आते हुए एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व, जो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर को स्टेबल रखता है, उस फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा रही है। लेकिन जो फॉरेक्स रिजर्व के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें भी बहुत सारी बदलाव कर रही है, जिससे इंडिया में वापस से कोई भी एक्सटर्नल इंस्टेबिलिटी ना आए जो 1991 में आया था। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं। इस समय इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग $700 बिलियन है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब, ये रिजर्व जो है ये रुपी में नहीं होता है, ये किसी भी फॉरेन एसेट्स में होता है, फॉरेन करेंसी में होता है। और ये इसीलिए जरूरत है बिकॉज आज हम लोग कंट्रीज टू कंट्री आपस में कुछ खरीदते और बेचते रहते हैं। और अगर आपको कुछ भी चीज बाहर से खरीदना है, मान लीजिए इंडिया को कुछ चीज बाहर से खरीदना है, तो बाहर की कंट्री रुपी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब हम अपने इंपोर्ट को नहीं रख पाएंगे, हम अपने इंपोर्ट को नहीं कर पाएंगे। इंपोर्ट को करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हम बी को दे सके और बी हमें वो सामान दे सके। फॉर एग्जाम्पल डॉलर होना चाहिए हमारे पास, या नहीं तो गोल्ड होना चाहिए, कोई भी ऐसा चीज जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो। रूपी के ऊपर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अभी तक नहीं आया है। कुछ कंट्रीज रूपी एक्सेप्ट करते हैं, बट बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द कंट्री डज नॉट एक्सेप्ट रूपी। तो अगर कल को कुछ हम बी से खरीदना चाहते हैं, वो बोलेगा बी कहेगा इंडिया को, मैं रूपी एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मुझे गोल्ड दो, मुझे डॉलर दो। इसीलिए अपने इंपोर्ट को हमेशा से कंटिन्यू रखना, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उसके लिए एक रिजर्व रखा जाता है जिसमें ऐसे एसेट्स होते हैं जो हम बी को दे सकते हैं, जिससे हम अपने इंपोर्ट को कर सकते हैं।
तो इस समय इंडिया का जो टोटल रिजर्व है उसमें ये 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा है मॉनेटरी गोल्ड, तीसरा है एसडीआर और फोर्थ है रिजर्व ट्रांच पोजीशन। ये 4 ऐसे हमारे पास चीज हैं जो हमारे इस रिजर्व में है, जिसको आरबीआई अपने पास मेंटेन करता है। और अगर मैं चारों की कुल वैल्यू देखूं तो वो इस समय $700 बिलियन पर है, जो कि बहुत बड़ी एक तरीके की फॉरेक्स रिजर्व है। आपको शायद याद होगा 1991 में ये रिजर्व इतनी कम हो गई थी कि इंडिया की हालत जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी, जिसकी वजह से हमें आईएमएफ से इस तरीके की एसेट्स को लोन लेना पड़ा था। इस समय आरबीआई के पास ये चारों एसेट्स की जो टोटल वैल्यू है वो $700 बिलियन है। अब ये चारों एसेट्स होते क्या है, इसमें सबसे पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इस रिजर्व का, इसमें बेसिकली करेंसीज हैं। जैसे मान लो आरबीआई के पास यूएस डॉलर है, यूरो है, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया सिक्योरिटी है। मतलब ऐसे एसेट्स जो इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड नहीं है, रादर किस करेंसी में डिनोमिनेटेड है, फॉरेन करेंसी में। वो या तो हार्ड करेंसी हो सकता है लाइक डॉलर, यूरो, येन, युआन, या वो किसी भी कंट्री के बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड जो डॉलर में होता है। तो इन एसेट्स को आरबीआई अपने पास रखती है, जो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। और दूसरा होता है गोल्ड। आरबीआई अपने पास गोल्ड भी रखती है, और गोल्ड जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है इस एसेट्स में। आप सभी को पता है गोल्ड हमेशा से एक सेफ एसेट माना जाता है, इसलिए आरबीआई जो है वो फॉरेन करेंसी रखती है, फॉरेन बॉन्ड्स रखती है, और साथ ही साथ सबसे स्टेबल चीज गोल्ड भी रखती है। दो चीजें और रखती हैं, एसडीआर और आरटीपी। ये दोनों टर्म बेसिकली आईएमएफ से रिलेटेड है, आईएमएफ से रिलेटेड है। मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा अभी, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट जस्ट एक बेसिक्स में बता दूं कि जैसे आज पूरी दुनिया में गोल्ड की वैल्यू क्यों है, क्यों सभी लोग को गोल्ड चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि पूरी दुनिया में गोल्ड का रिस्पेक्ट है। अगर आप ब्राजील जाएंगे तो वहां भी लोगों को गोल्ड चाहिए, अगर आप अफ्रीका जाएंगे वहां भी लोगों को गोल्ड चाहिए। सो गोल्ड इतनी वैल्यूबल कमोडिटी क्यों बन गई है, बिकॉज इट गेन्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इट गेन्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। किसी भी चीज को वैल्यूबल ग्लोबली बनने के लिए हर एक कंट्री को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक वैल्यूबल चीज है। इट इज फ्रॉम अ बिलीफ कि ये वैल्यूबल चीज है। इसीलिए एसडीआर जो है वो सेम एक तरीके का सोना है जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो गोल्ड तो रियल चीज है, एसडीआर एक तरीके का सोना है जो वर्चुअली क्रिएट किया गया है, जिसको वर्ल्ड के हर एक कंट्री मानते हैं कि ये हम लोग कल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब अगर इंडिया के पास एसडीआर है, क्या मैं बी को दे सकता हूं? यस, बी ले सकता है। बी कल को सी को दे सकता है, बिकॉज ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैज एग्रीड टू गिव रिकॉग्निशन, हैज एग्रीड टू गिव एक्सेप्टेंस। जिस तरीके से गोल्ड की आज इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है, वैसी आर्टिफिशियली हर एक कंट्री ने कहा है कि एसडीआर को भी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस के लिए एक्सेप्ट करेंगे। और यही चीज आईएमएफ ने बनाया है। ये इसलिए बनाया है बिकॉज इस तरीके की एसेट्स लाइक गोल्ड, गोल्ड की सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो अगर गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक नया एसेट बनाया गया जिसको भी इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। और आरटीपी क्या होता है कि कोई भी कंट्री आईएमएफ में मेंबर होता है तो आईएमएफ उसको एक स्पेशल प्रोविजन देती है कि कल को आप मुसीबत में आओगे तो हम आपको इतना डॉलर दे देंगे। कि कल को मान लीजिए इंडिया कोई कोई प्रॉब्लम में आता है, इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, जस्ट बिकॉज वी आर अ मेंबर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ विल गिव अस सम डॉलर विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये भी एक तरीके का हमारा रिजर्व है। कल को हम आईएमएफ कह सकते हैं कि देखिए हमें $200 बिलियन का जरूरत है, आप मुझे दे दें। तो आईएमएफ अपने मेंबर्स को फॉर श्योर एक सर्टेन अमाउंट का प्रिविलेज विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन देती है। अगर इसके ऊपर भी आपको जरूरत है तो फिर आपको आईएमएफ से लोन लेना पड़ेगा। यहां पर आईएमएफ आपको लोन नहीं देती, इट्स जीरो इंटरेस्ट। आप आज पैसा दे दो, कल आप पैसा लौटा सकते हो, इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। अगर इसके ऊपर आपको और लोन लेना है तो आप आरटीपी के बियॉन्ड जाकर आईएमएफ से लोन भी ले सकते हो। सो आई होप आपको क्लियर है। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट जो कि एक तरीके का डॉलर हो गया, किसी भी
बाहर की कंट्री का बॉन्ड्स हो गया जो वहां की करेंसी में डिनोमिनेटेड है, सोना हो गया, एसडीआर एक तरीके का आर्टिफिशियल सोना जो आईएमएफ ने क्रिएट किया है और सभी कंट्रीज ने मान लिया है कि एक सोना ही है, एक तरीके का ये सेफ एसेट है जो हम आपस में ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। आरटीपी का मतलब एक स्पेशल प्रिविलेज जो सारे कंट्रीज आईएमएफ को मिलता है। कल को कोई भी कंट्री आईएमएफ का जो मेंबर है वो कोई प्रॉब्लम में आता है, वो आईएमएफ से पैसे मांग सकता है। इसकी एक सर्टेन लिमिट होती है जिसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस आईएमएफ नहीं लगाता है। इसके ऊपर अगर आपको लोन लेना है तो आप आईएमएफ से ले सकते हो। अब इसमें देखिए फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारा $700 बिलियन बढ़ा है। आप देख सकते हैं अप्रैल 17 का डेटा है जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज है, बहुत ज्यादा ये वैल्यू हमारी बढ़ी है। और इसमें भी जो सबसे खास बात आपको ध्यान देना है, इसमें जो सबसे खास बात आपको ध्यान देना है, जस्ट अ सेकेंड। इसमें भी जो सबसे खास बात आपको ध्यान देना है कि ये $703 बिलियन का जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, इससे हमारा जो इंपोर्ट कवर होता है वो 11.2 मंथ का होता है। अब ये इंपोर्ट कवर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कल को अगर इंडिया, मान लीजिए हम इंडिया जो है वो, फॉर एग्जांपल मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपका हर दिन खर्च है ₹100, आपको हर दिन डेली बेसिस पे आपको अपने बेसिक चीजों के लिए ₹100 स्पेंड करना होता है। आपके पास इस समय ₹1000 है और अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा, आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं देने वाले हैं। तो आपके पास एग्जिस्टिंग पैसा कितना है? 1000। आपका डेली खर्च कितना है? 100। तो अगर आपके पास आने वाले समय में एक्स्ट्रा रुपी कहीं से भी नहीं आता है तो आप कितने दिन तक अपने खर्च को जो आप आज कर रहे हो वो कंटिन्यू कर सकते हो? 10 days you are spending ₹100 per day and you have ₹1000. Now you're not going to get any money from anyone from anywhere. Then till how long you can continue spending what you are spending right now? It is 10 day. इसी को इंपोर्ट कवर कहते हैं। आज इंडिया के पास $703 बिलियन का रिजर्व है। अगर फ्रॉम टुमारो इंडिया कोई भी डॉलर अर्न नहीं करता है, डॉलर अर्न कैसे करते हैं लोग? एक्सपोर्ट के थ्रू, जो बाहर से एफडीआई आता है वहां से आता है। अगर मान लो वो कुछ भी नहीं आया तो हमारे पास जो रिजर्व है उसको हम कब तक यूज कर सकते हैं अपने बाहर से चीजों को खरीदने के लिए जो आज हम खरीद रहे हैं? इट इज फॉर 11.2 मंथ, मतलब 11 मंथ तक, लगभग 1 साल तक अगर इंडिया कोई भी डॉलर अर्न नहीं करता है तो जो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो लगातार 11 मंथ 12 मंथ के लिए हम लोग विदाउट एनी फेलियर कर सकते हैं। यही 1991 में पता है कितना हो गया था आपको? फोर्टनाइट, मतलब 2 वीक। आप सोचो 2 वीक। आईएमएफ का कहना है लगभग 3 महीने होना चाहिए, बट इंडिया के पास तो लगभग 12 महीने का इंपोर्ट कवर है। इसमें सबसे खास चीज क्या है कि देखिए ये जो फॉरेक्स रिजर्व है आपका ना, इस फॉरेक्स रिजर्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया है, गोल्ड। पहले गोल्ड जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व का कंपोनेंट था इसकी लगभग वैल्यू थी 10%, 11%। लेकिन आरबीआई जो है वो बहुत ही स्मार्टली क्या कर रहा है, अपने फॉरेक्स रिजर्व को तो बढ़ा ही रहा है लेकिन इसके अंदर एफसीए को कम कर रहा है और मॉनेटरी गोल्ड को ज्यादा बढ़ा रहा है। मॉनेटरी गोल्ड, बिकॉज आज मान लीजिए आपके पास डॉलर है बट कल को यूएस ने आपके सैंक्शन लगा दिया, आप क्या करोगे? आपका डॉलर कोई काम कर नहीं, आप उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। सो दैट इज वाई जिस तरीके से 2020 के बाद एक अनसर्टेन वर्ल्ड में वी आर लिविंग, आरबीआई क्या कर रहा है, वो अपने फॉरेन करेंसी में जो एसेट्स होल्ड किया हुआ है उसको कम कर रहा है और सबसे ज्यादा फोकस कहां पे कर रहा है? गोल्ड पे। बिकॉज अगर आपके पास गोल्ड है तो आपको कोई यूएस का परमिशन तो नहीं चाहिए, बट अगर आपके पास डॉलर है और आपको बाहर से कुछ खरीदना है तो आपको स्विफ्ट सिस्टम का परमिशन चाहिए। और आज रशिया, ईरान, इन सभी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया है तो कितना मुश्किल है। इसलिए आरबीआई बहुत स्मार्टली क्या कर रहा है, गोल्ड की जो एक तरीके की रिजर्व्स हैं उसको बढ़ा रहा है। पहला पॉइंट। सो फर्स्ट, आरबीआई इज इंक्रीजिंग इट्स फॉरेक्स रिजर्व, ए। बी, आरबीआई इज इंक्रीजिंग द गोल्ड इन द फॉरेक्स रिजर्व। एंड थर्ड, अब ये सारा सोना जो आरबीआई का है वो इंडिया में नहीं है। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आरबीआई ने इंग्लैंड से कुछ सोना खरीदा, अब उसको इंडिया क्यों लाओगे यार, इंग्लैंड में ही रहने दो। तो इस तरीके से आरबीआई कभी कभार जब गोल्ड खरीदता था, और आरबीआई कोई छोटा गोल्ड तो नहीं खरीदता, बल्क अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीदता है, सो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग बैक टू इंडिया, आरबीआई वहीं पे किसी बैंक में डिपॉजिट कर देता था। लेकिन आज अगेन यूएस क्या करता है आप देखते हो, एसेट्स को फ्रीज कर देता है।
कि नहीं नहीं अब आप इस बैंक से नहीं निकाल पाओगे। तो आज अमेरिका जिस तरीके से सैंक्शंस लगा रहा है कंट्री टू कंट्री के ऊपर, तो आज आरबीआई अगेन थिंक्स कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, कल को मैं किसी भी दूसरे बैंक में अपना गोल्ड रखूं और अमेरिका ने सैंक्शन लगाकर उस गोल्ड को फ्रीज कर दिया, सीज कर लिया, तो मैं क्या करूंगा। इसलिए थर्ड थिंग आरबीआई क्या कर रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा रहा है, गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहा है, लेकिन अब आरबीआई गोल्ड को बाहर कम रख रहा है, अदर गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिकली रख रहा है। आप देख सकते हैं मार्च 2026 का जो लेटेस्ट डेटा आरबीआई ने रिलीज किया उसमें कहा गया है 77.23% जो हमारा गोल्ड रिजर्व है 880 मेट्रिक टन का, वो अब डोमेस्टिकली हेल्ड किया गया है, मतलब इंडिया के अंदर रखा गया है। लास्ट ईयर आप देख सकते हैं केवल 59.2% था और उसके पहले तो ये 40% था। तो जिस तरीके से आरबीआई साइलेंटली पूरा सोना बाहर से इंडिया में ला रहा है, ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं मार्च 2025 में हमारे पूरे गोल्ड का 58% इंडिया के अंदर था, फिर 65% और आज लगभग 77% टोटल सोना हमारा इंडिया में है। बाकी सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में है और कुछ गोल्ड डिपॉजिट्स के फॉर्म में हेल्ड किया गया है। So these are the three trends which every student must know. A, RBI is increasing the forex reserve. बी, हमारा इंपोर्ट कवर लगभग 11 महीने का है जो आईएमएफ के 3 महीने गाइडलाइन से काफी ज्यादा है। सी, गोल्ड रिजर्व्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जा रहा है एंड डी, मैक्सिमम गोल्ड इस समय अब हमारा इंडिया में है रादर देन कीपिंग इट आउटसाइड। आई होप आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंफॉर्मेशन मिला। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।